नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा में आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से आई सनसनीखेज खबर की। वो खबर जिसने सरहद के उस पार से इस पार तक सनसनी फैला दी है। और ये खबर पाकिस्तान मीडिया की तरफ से सामने आई है, जहां पाकिस्तान का मीडिया दावा कर रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। ये बड़ा दावा है, दाऊद को जहर दिए जाने की खबर का दावा। दावे के मुताबिक दाऊद की हालत नाजुक बनी हुई है। कराची के एक अस्पताल में दाऊद इब्राहिम इस वक्त भर्ती है। जिस दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बात की जा रही है, वो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसने मुंबई को धमाकों से दहलाया था, वही डॉन दाऊद इब्राहिम। हालांकि अभी तक दाऊद इब्राहिम को जहर देने के बारे में कोई आधिकारिक बयान या रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकारों ने दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने का बड़ा दावा किया है। तो सुना आप किस तरीके का दावा पाकिस्तान की मीडिया में किया जा रहा है। और ऐसे में अब सवाल जो पूछा जा रहा है वो यही कि दाऊद को जहर दिया गया। इसी से जुड़ी तमाम जानकारियां जल्दी से आपके सामने रख देती हूं। तो किसने ये दावा किया है, समझ गए आप। अब तक पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है। दावे में कहा क्या जा रहा है, अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया है। कहां होने का दावा है कि कराची के किसी अस्पताल में इस वक्त भर्ती है दाऊद इब्राहिम। और हालत कैसी है उसकी, गंभीर हालत बनी हुई है दाऊद इब्राहिम की, यह भी दावा किया जा रहा है। और ये तमाम दावे जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से किए जा रहे हैं। इसी पर और बातचीत करने के लिए मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही खास मेहमान आप देख रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी केसेवात सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही इरशाद अहमद खान साहब, पीएमएलएन के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलती हूँ और अभिषेक से जरा विस्तार से समझते हैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये जो बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए दर्शकों को। अभिषेक। रोमाना, देखिए, इस बात को अंडरलाइन करना होगा जो आपने अभी कहा कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक फैक्ट है कि ये खबर उसी हवाले से आई, लेकिन इसके जो तथ्य हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। जैसे कि ये जो जानकारी मिल रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, सोर्सेस सारे पाकिस्तान के ही हैं कि 2 दिन पहले का वाकया है। नंबर 1 चीज़। दूसरी बात ये बहुत ही अहम है कि जिस व्यक्ति ने जहर दिया है वो काफ़ी समय से दाऊद के साथ ही रह रहा था और दाऊद का जो विश्वस्त गैंग हुए है उसका एक हिस्सा था। तो एक तरह का यूं समझ लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि अंडर कवर ऑपरेशन है, किसी व्यक्ति के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। किसने अंजाम दिया है, उसके पीछे कौन है, ये अभी साफ नहीं हो सका है। और उसके बाद दाऊद को कराची के एक हॉस्पिटल ले जाया गया है। बहुत ही वहां पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही जबरदस्त है। और एक बात ये भी कही जा रही है रोमाना कि वहां पर पार्शियल इंटरनेट बैन भी कर दिया गया। ये खबरें बहुत तेजी से वायरल ना होने पाई या इससे जुड़ी जानकारियां आगे ना आने पाए, इसके लिए इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया जो है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्पीड काफी इंटरनेट की स्लो कर दी गई है ताकि इन जानकारियों को आगे फैलने से रोका जा सके। तो काफी गहमा गहमी की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में इस खबर के इर्द गिर्द है। रोमान, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इरशाद अहमद खान साहब का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ये दाऊद को जहर, ये जो खबर सुपर वायरल है, इसका सच इरशाद अहमद खान साहब क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि दाऊद इब्राहिम हमारे लिए इतना कोई बड़ा कोई कांटा नहीं था कि जिसके लिए हम साजिशें करें और कुछ करें। जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे लगता ही है कि कहीं आपकी राह की साजिश ना हो, क्योंकि आप ही लोग मेरे मुल्क में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में साजिशें करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए कि साजिश ये की जा रही है कि मेरा इंटरनेट बंद है, मैं इंटरनेट पे आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई दूसरी राय नहीं और बेहतरीन इंटरनेट आ रहा है इस वक्त मेरे मुल्क में। और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी एजेंसी ने, जिस तरह के आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एजेंसी अगर चाहेगी ना किसी को मारना, वो उसको उठाकर लटका कर मारेगी इंशाल्लाह। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम दगाबाजी करें, राह की तरह पीछे से वार करें और लोगों को मारें और उठा करके ले जाएं। हमारी एजेंसी जब भी काम करती है सामने से आकर के करती है और सामने से आकर के मारते हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि दाऊद आपने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए। एक मिनट रिपीट कर रहे हैं, कांटे वाली बात आप पहले भी कह चुके हैं।
अब मेरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है? आपकी जो बात मैं समझ पा रही हूं, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। हमारे जो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने खास तौर से एक शब्द का इस्तेमाल किया था सर, पार्शियल इंटरनेट बैन। आपने शायद पार्शियल मिस कर दिया, आप सिलेक्टिव इस वक्त चीजें सुन रहे हैं। आपने जो पूरा जवाब दिया उसमें कहीं पर भी आपने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, मतलब दाऊद इब्राहिम इस वक्त कराची के किसी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। आपने पूरे सवाल के जवाब में इन दो बातों को एक बार भी नहीं निकाला, तो मतलब ऐसा है ना? मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं। देखें, जो कुछ होगा, देखें मेरे अल्फाज आपने नहीं सुने। मैंने कहा कि हम लोग दागाबाजी नहीं करते, पीछे से आगे वार नहीं करते हैं। जब भी उठाएंगे लटकाएंगे और मारेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि छुपा करके मेरा एक एजेंट जाएगा और मारेगा और ऐसा कुछ करेगा। हम ऐसा करेंगे जब भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम का आती के टीवी हाईलाइट कर रहे हैं, जब भी करेंगे ऐसा करेंगे। दशकों हो गए, अभी तक आप कितनों के साथ ऐसा कर पाए वो देखा ना सर दुनिया ने। सर उसामा बिन लादेन को लेकर भी देख लिया आपने, कैसे उसामा बिन लादेन को उठाया, लटकाया दुनिया के सामने, है ना? यही कहना चाह रहे हैं आप? रोमाना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, छोड़ दीजिए इरशाद अहमद खान साहब, मैं उस सब में जाना ही नहीं चाह रही हूँ। सुबह का वक्त है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही थी, लेकिन आप अपने एजेंडे पर आ जाते हैं सर। आप अपने एजेंडे पर आ जाते हैं सर। आपके पास उसके अलावा कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है, और वो रिकॉर्ड घिस गया है। सुनिए तो इरशाद अहमद खान साहब, रिकॉर्ड घिस गया है सर, आपका घिस गया है। कुछ तो नया लेकर आइए, रुक जाइए ना, बात करने दीजिए जरा। हम अश्विनी से बात सर का रुख करते हैं। अश्विनी से बात सर, मोटी बात जो अभी तक मैं समझ पा रही हूं कि मतलब दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, मतलब दाऊद इब्राहिम किसी अस्पताल में कराची के आखिरी सांसें गिन रहा है। देखो रुमाना, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से रिपोर्टें आ रही है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है और वो क्रिटिकल कंडीशन में अभी कराची के एक हॉस्पिटल में है और उसकी जो है सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। और ये सच्चाई है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी एजेंसी है जो इंटरनल, या तो इसके इंटर गैंग लेवल भी हो सकती है या ये ISI का भी काम हो सकता है। क्योंकि सच्चाई है दाऊद इब्राहिम 1993 जो सीरियर ब्लास्ट बॉम्बे में हुए थे उसका एक प्रकार बहुत बड़ा अपराधी है और भारत ने बार बार इसके बारे में एक्सट्रेडिशन के लिए कहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान हरदम डिनाई करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम नहीं है। बल्कि जब भारत ने उसका कराची में एड्रेस तक दे दिया, उसने दूसरी शादी कर रखी है, उसके 3 बच्चे हैं, मगर कभी भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और जिस प्रकार से अभी काफी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मारा जा रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में ISI की मिली भगत है, क्योंकि अभी उसको लगता है कि ये जो है लायबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का स्कैम चल रहा है। FTA की भी एक प्रकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से इंटरेक्शन ले सकती है, तो हो सकता है इंटरनली इसके ऊपर कोई पॉइजन दिया जाए। मगर ये सच है कि वहां पर पार्शियल शक है इंटरनेट का कराची में, और ये एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट है कि पूरा जो एक फ्लोर है वो दाऊद इब्राहिम ने ही ले रखा है। और ये भी याद रखो कि कराची का जो एयरपोर्ट है वो भी दाऊद इब्राहिम और उसके साथी चलाते हैं। तो सच्चाई ये है कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है जिसने भारत बार बार इसको मांगने की बिल्कुल सर कोशिश करता है। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, जिसने मुंबई को धमाकों से दहलाया था। और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया इरशाद अहमद खान साहब, मेरे ख्याल से अब इस बात का जवाब आगे देंगे कि अभी तक तो पाकिस्तान ये कहता था कहां कौन दाऊद, है ना? वो डॉजियर जो हमारी तरफ से सौंपे जाते थे जिसमें बाकायदा कराची का वो एड्रेस तक लिखा जाता था, लेकिन पाकिस्तान तो आंखें मूंदे रहता था। और अब दुनिया देख रही है कैसे पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम, कराची में ही दाऊद इब्राहिम, जहर दाऊद इब्राहिम को दिया गया जो अपनी आखिरी सांसें कराची के ही अस्पताल में गिन रहा है। और अभी बहुत जोर शोर से इरशाद साहब कह रहे थे, मैं देखिए बात कर रहा हूं आपसे, इंटरनेट कहां यहां पर बंद है। और हमने पहले ही कहा कि साहब पार्शियल इंटरनेट बंद है, इसी वजह से आप बार बार देख भी रहे हैं इरशाद अहमद खान साहब का जो नेटवर्क है उसमें भी दिक्कत आ रही है और बार बार वो स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। और ये जो पार्शियल इंटरनेट बैन पाकिस्तान के कई शहरों में, ये जो खबर है, ये जो दावा है, ये भी पाकिस्तान से किया गया है।
तो ऐसा लगता है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली हो गई है पाकिस्तान में। और इसी वजह से ये तमाम बैन जो पाकिस्तान में इस वक्त तमाम सोशल नेटवर्क सर्विसेज जो हैं वो एक तरीके से डाउन है। देखिए, क्या दाऊद की खबर पाकिस्तान छुपा रहा है? ऐसा हम क्यों सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि चाहे लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, ये वो बड़े शहर हैं जहां पर इंटरनेट डाउन है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम चल नहीं रहे। कराची समेत कई शहरों में हाई अलर्ट की भी खबर है और कल रात 8 बजे के बाद से इंटरनेट इन तमाम शहरों में डाउन कर दिया गया है। इसी वजह से सवाल बड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान क्या दाऊद की खबर छुपाने की फिराक में है? जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, देखिए रोमाना, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की आप समस्या समझिए, वो लगातार डिनाई करता रहा है कि कराची में दाऊद है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपकी जानकारी में लाऊं कि इसी जनवरी में, इसी साल 2023 में दाऊद की जो बहन हसीना पारकर है, हसीना पारकर के बेटे यानी कि दाऊद के भतीजे अली शाह पारकर ने NIA को ऑन रिकॉर्ड पूरी जानकारी दी है कि कराची में दाऊद रहता है, दाऊद की 2 बीवियां हैं, दाऊद की 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 1 बेटी अनमैरिड है, 2 बेटियों की शादी हो चुकी, एक बेटे की शादी हो चुकी, उसका एड्रेस कहाँ है, इतनी एग्जैक्ट जानकारियां NIA को ऑन रिकॉर्ड दी हैं, वो भी दाऊद के भतीजे ने दी है। नाम है अली शाह पारकर। तो कहीं कोई डाउट नहीं है एजेंसियों को कि वो कहां पर है। और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुसीबत है कि वो इस बात को कैसे डिनाई करे कि वो कराची में है। और अब जब ये जहर देने वाली खबर आई है तो यहां पर मुसीबत ये है पाकिस्तान की कि इस बारे में वो करे क्या। अगर वो इसको एडमिट करता है तो पहला आरोप तो उस पर आएगा कि मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी है, जिस पर $25 मिलियन का इनाम है, जो मुंबई में इतने बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है, उसको पाकिस्तान शह दे रहा। और वो भी तब जब पाकिस्तान पे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों की तलवार लटक रही है कि उसकी जो मदद है वो इस आतंकवादी गतिविधियों के चलते रोकी जाए। तो ये पाकिस्तान की समस्या, और इसीलिए पाकिस्तान की ओर से आपको जो जवाब मिल रहे हैं रोमाना, उन जवाबों की जमीनी सच्चाई ये है। बिल्कुल, आपने तो सच्चाई बता दी, लेकिन अभी देखिए इरशाद अहमद खान साहब बताएंगे कैसे पाकिस्तान धोखेबाजी नहीं करता ना इरशाद साहब, पाकिस्तान झूठ नहीं बोलता ना इरशाद साहब। रोमाना, आप सुनते नहीं, सच सुनते नहीं, इसीलिए हम झूठ बोलते नहीं। क्योंकि हम झूठ बोलेंगे तो वैसे ही तड़पेंगे आप लोग। हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना हमें सिखाया गया है। सब कुछ देखे जैसे कि स्टोरियां आप बना रहे हैं, अस्पताल में जैसे आप स्टोरियां बना रहे हैं। कम से कम आप तो थोड़ी देर बाद आप तो देखिए, थोड़ी देर बाद आप ही डिनाइल मोड में होंगे, आप ही कह रहे होंगे सॉरी हमसे गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं था जो कुछ हम कह रहे थे। आप अपने यहाँ के मीडिया वालों को देखिए ना, ये खबर कोई रोमाना इसार खान थोड़ी दे रही है, ये खबर तो पाकिस्तान का आपका मीडिया दे रहा है साहब। मैं बताऊं, इरशाद खान ये खबर दे रहा है, आपका मीडिया इरशाद खान ये खबर दे रहा है, आपके घर के लोग आपकी पोल खोल रहे हैं इरशाद साहब। अगर रोमाना इसरार खान बात करें तो इरशाद खान भी एक बात कर रहे हैं कि आरजू काजमी सोई हुई थी अपने फ्लैट में, जो कि ये वीडियो जारी कर रही हैं। वो यूट्यूबर हैं कि कोई ना कोई चैनल पे, बड़े चैनल पे बैठती है, ना किसी चीज में बैठती है, ना हुकूमत में, ना किसी एजेंडे में है। उन्होंने एक बात की, उसको आप लोग हाईलाइट किए जा रहे हैं। आरजू को अभी कॉल पे लीजिए, मैं उसका नंबर मिलाता हूँ, उसको कॉल पे लीजिए कि क्या उनको कंफर्म है कि कराची में। देखिए, झूठ यही साबित हो जाएगा आप लोगों के चैनल का, आपके प्रोपेगेंडे का, आपके दम तोड़ देंगी सारी बातें जो कुछ आप कह रहे हैं। पूरी जो चर्चा है वो आरजू पर ले आए हैं। अभी आपने एक बार भी इससे पहले ये डिनाई नहीं किया कि साहब उसको जहर दिया गया और वो अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है ना। और हम तो कोशिश कर रहे हैं आरजू काज़मी को कनेक्ट करने की, लेकिन देखिए झूठ है, ये की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं इस वक्त रोमाना, मैं इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, लाहौर से आपको नेट पे बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इंटरनेट को कुछ नहीं। और इस्लामाबाद तो हमारा, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ तो बहुत दिक्कत आ रही है ना। कराची में, लाहौर में दिक्कत नहीं आ रही है, इस्लामाबाद में मुझे अभी घर पे बात हुई अपने, वहाँ भी नेट सही चल रहा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, कुछ नहीं है यहाँ, किसी को मालूमात नहीं है। पाकिस्तान सेफ और साउंड का सवाल ही नहीं है, सवाल दाऊद इब्राहिम को लेकर है। अगर हिंदुस्तान के चैनल ऑन करें तो वहाँ से मालूम हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम को मारा जा रहा है। मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल। जनरल सिवाज, मेरे ख्याल से इरशाद अहमद खान साहब के पास कहने को कुछ नहीं है, वो बड़ा फंसा हुआ खुद को इस सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है और जवाब देते बन नहीं रहा है सर उनसे। जनरल से बात, थोड़ी देर में आप डिनाइल मोड में होंगे। शक नहीं है कि अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान जो है कि क्या 22 सिचुएशन में,
और ये भी नहीं कह सकता दाऊद इब्राहिम था पाकिस्तान में, क्योंकि वो डिनाई करते रहे। और ये मुंबई सीरिया ब्लास्ट 1993 का एक प्रकार से सबसे मेन कॉर्पोरेटर है, और ये भाग के उसके बाद ये चला गया था पाकिस्तान में, और कराची में इसका हमने एड्रेस भी दिया। अगर ये बताते हैं कि ऐसा हुआ है तो फिर उनकी पोल खुल जाती है। तो जब भारत बार बार बताता रहा कि ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, ये 1993 सीरिया ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, ये काउंटर फेयरिंग और उसके बाद ड्रग्स के जो फैक्ट्री होती है भारत में उसमें ये इन्वॉल्व है, मगर पाकिस्तान इसको डिनाई करता रहा। आज ये पॉइजन हो गया है, क्रिटिकल है, तो कैसे पाकिस्तान माने कि ये तो हॉस्पिटल में एडमिट है? तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की ये विडंबना है। और पाकिस्तान सर मुझे बहुत मजा आ रहा है। सिवाज साहब आप भी एंजॉय करिए इस मौके को, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय भी बहुत खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त, इरशाद साहब आपका देश बेनकाब हो रहा है सर। मतलब अब दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान की हालत ये हो गई है सर कि आप लोगों से ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आपके गले की हड्डी इस वक्त दाऊद इब्राहिम बन चुका है, और ये देखकर सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो दाऊद इब्राहिम जो भारत का मोस्ट वांटेड, वो दाऊद इब्राहिम जिसने हिंदुस्तान को जख्म दिए और ऐसे जख्म जो नासूर बन गए, वो दाऊद इब्राहिम जिसने हमारी मायानगरी मुंबई को दहला दिया था, वो दाऊद इब्राहिम जिसको आप लगातार कवर देते रहे, छुपा कर अपने यहां रखा, जिसको आपने पाला पोसा, अब वही नाग आपसे ना उगलता बन रहा है ना निगलता बन रहा है, आपके गले की हड्डी बन चुका है साहब। आप बेनकाब हो रहे हैं इरशाद साहब, आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा है इरशाद साहब। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद फौरन लौट रही हूँ सर। कोशिश कीजिए कोई जवाब ढूंढने की, कोशिश कीजिए आरजू काजमी को फोन पर लेने की, क्योंकि हम तो कह रहे हैं साहब इंटरनेट डाउन है, हम तो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप कोशिश कर लीजिए सर, कर लीजिए कोशिश, कर लीजिए कोशिश। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आ रही हूं। और अब संसद कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा के जींद में छापेमारी इस वक्त चल रही है। हरियाणा का जींद, यहीं पर आरोपी नीलम का घर है और नीलम के घर में छापेमारी हुई है। दिल्ली से आई टीम ने नीलम के घर पर छापेमारी की है। तो आरोपी नीलम जो जींद की रहने वाली है, हरियाणा के जींद की, वहीं पर टीम पहुंची और उसने छापेमारी की है। दिल्ली से तो टीम आई थी, अभी आई है जो, इसमें कम से कम 15 से 20 सदस्य थे जी। इन्होंने कुछ नहीं, जो नीलम की किताब थी, जो नीलम के रूम में थी, बेड में थी, वही था जो कुछ भी था। जो दो पता नहीं 3 अकाउंट है उनके, एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है, और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। सिर्फ ये पूछताछ की और यही लेके गए हैं। बात किसी से नहीं की उन्होंने, कोई बात नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। बात जो उन्होंने मिला वही लेके गए हैं। टीम कितनी देर तक रुकी? टीम हो गया कम से कम 40 मिनट हो गई। तो नीलम के भाई को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया कि जो पुलिस की टीम पहुंची थी दिल्ली से, उसने किताबें खंगा ली और साथ ही बैंक अकाउंट, उसकी जानकारी नीलम की वो लेकर गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में सेंधमारी पर जांच को लेकर एक अपडेट भी है। 6 राज्यों में दिल्ली पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है, और ये राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र। ये वो 6 राज्य हैं देश के, अलग अलग राज्य, जहां इस वक्त जांच चल रही है। और जांच के लिए 50 अलग टीमें बनाई गई हैं। आरोपियों के डिजिटल और बैंक डिटेल समेत तमाम बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। ये 50 टीमें इसी में जुटी हुई हैं। और जो ये खबर है इसी से जुड़ती है। नीलम के घर जो टीम पहुंची थी उसकी जांच भी, क्योंकि वहां जाकर भी एक तरीके से किताबें, बैकग्राउंड चेक और बैंक डिटेल्स जो जींद में नीलम के घर टीम पहुंची थी उसने जुटाई हैं। तो जिस तरीके से नीलम के घर से ये तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं, इसी तरीके से ये 50 टीमें जो बनाई गई हैं, तमाम आरोपियों के यहां इसी तरीके की जांच जारी है। तो संसद में सेंधमारी की जांच, और ऐसे में अभी तक ये जांच कहां तक पहुंची है? टीम्स तो बना दी गई हैं जिसमें इन आरोपियों का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, बैंक डिटेल्स जो है उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। वरुण, कुछ कड़ियां जोड़ने में अभी तक पुलिस कामयाब हो पाई है क्या?
देखिए, मैं आपको बता दूं 50 से ज़्यादा टीमें स्पेशल सेल की बनाई गई है जो कि मामले के अलग अलग पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जितने भी आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अलग अलग रेंज में रखा गया है। किसी आरोपी को नॉर्दर्न रेंज को दिया गया है, किसी को साउदर्न रेंज पर दिया गया है, जिससे बहुत ही फोकस्ड वे में इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जो कड़िया है वो अभी महेश के पास जाकर रुक गई है। पुलिस को लेकिन लग रहा है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके से रैकी करना, कहीं ना कहीं इसके तार आगे किसी संगठन से, किसी दुश्मन देश से भी हो सकते हैं। यही वजह है कि सभी आरोपियों को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीमें अब जा रही है। और ये भी बता दूं, जब लखनऊ सागर शर्मा को लेकर टीम पहुंची तो उसे उसके घर पर खुद नहीं लेकर गई, उसको सिक्योरिटी पर्पज से पहले वहां पर जो उनका सेफ हाउस बना हुआ है वहां पर उसको रोका गया और उसके बाद जो टीम है वहां पर पड़ताल कर रही है। मोबाइल फोन की बरामदगी हो गई है, जो कनेक्टिंग एविडेंस है वो दिल्ली पुलिस के पास सारे हैं, लेकिन आगे इसमें किसकी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको लेकर अभी कुछ कड़ियां जोड़ी जा रही है। जी बिल्कुल, तो मतलब पुलिस अभी भी ये मानकर चल रही है कि ये सब कठपुतलियां हैं और इनकी कमान जो है किसी और के हाथ में, तो वो डोर किसके हाथ में, उसी तक पहुंचने में जुटी हुई है पुलिस अपनी जांच के जरिए। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्षी सांसदों ने कार्य स्थगन नोटिस दिया है। संसद की सुरक्षा में सेंध पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से आज भी की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, मतलब पिछले हफ्ते जिस तरीके की तस्वीर, आज भी कमोबेश स्थिति वही रहने वाली है संसद के भीतर? निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। वो तो अब तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि गृह मंत्री जो है सदन के बाहर बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है सदन के बाहर जो एक लेख लिख रहे हैं उसमें ये बात कह रहे हैं, तो सदन के अंदर क्यों नहीं, इस तरीके के लगातार जो वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो सरकार के सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जिस बात का जिक्र वरुण ने भी किया है कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, और जैसे ही उस जांच में कुछ तथ्य निकल के आएंगे गृह मंत्री या सरकार की तरफ से सदन में बताया जाएगा। लेकिन इस तरीके से हंगामा करना, सिर्फ सदन की कार्रवाई को पारित करना, ये विपक्ष का मकसद है कि पहले जांच हो जाए, तस्वीर साफ हो जाए, उसके बाद जानकारी सदन में देंगे। और वहीं विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि सदन में आकर बयान दें गृह मंत्री। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, और अब काशी का रुख करेंगे, क्योंकि इस समय काशी में नमो नमो हो रहा है 24 का मेगा शो। जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी वाराणसी को 19,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर में काशी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और मंदिर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी को दूसरी वंदे भारत की सौगात भी आज मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री आज भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही जो लाभार्थी वर्ग है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का दूसरा दिन आज वाराणसी में मोदी और दूसरे दिन आज 19,150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो काशी वासियों को देने जा रहे हैं, मतलब अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। दूसरी वंदे भारत की सौगात भी पीएम आज देने जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश पांडे से अभी का अपडेट क्या है। वीरेश, सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो सर्ववेद मंदिर का कार्यक्रम है। आपके सामने देखिए, आपके सामने दिक्कत आ रही है बहुत, आवाज में संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं काशी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त दर्शक एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं साथ में जो आप देख रहे हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है पीएम का वो सर्ववेद महामंदिर, सबसे पहला कार्यक्रम सर्ववेद महामंदिर का उनको जहां वो जाएंगे और इसके बाद अन्य कार्यक्रम जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है काशी वासियों के लिए ये करीब 19,500 करोड़ की सौगात जो परियोजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को देने जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे शिरकत करेंगे, संवाद करेंगे लाभार्थियों के साथ
और तस्वीर जो है वो कैसे वाराणसी में मोदी मोदी की गूंज है, जयकारा है, उसकी भी आप देख रहे हैं। दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रहने वाला है अपने संसदीय क्षेत्र में, और ऐसे में साफ तौर पर ये 24 की बिसात से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें, और ऐसे में मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है। उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों को बढ़ाना है। 2019 में आप जानते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आ गए थे, जिसके बाद बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 2014 के मुकाबले 2019 में उत्तर प्रदेश में घटकर 63 के आसपास सिमट गया था, उसी को बेहतर करना है, ये बीजेपी ने ठाना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2023 दिसंबर में पहुंचे हैं, और यहां से मिशन 2024 को साधने की जुगत बीजेपी की साफ तौर पर नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वो अंदाज जो आप देखते हैं, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो बच्चों से पीएम को खास लगाव है, और बच्चों के साथ देखिए वो हमेशा किस तरीके से संवाद करते हैं, उसका मौका कोई छोड़ते नहीं है, तो उसकी तस्वीरें भी देखने के लिए मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाग लिया था, और फिर शाम में नमो घाट पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां काशी तमिल संगमम 2023 का पीएम की तरफ से उद्घाटन किया गया था। ये उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और फिर आज 18 दिसंबर सबसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सर्ववेद महामंदिर का रहने वाला है, जहां वो जाएंगे, और फिर इसके बाद 11:30 बजे सार्वजनिक समारोह में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी आज भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, और इससे पहले कल भी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में वो जुड़े, लाभार्थियों से रूबरू हुए और बताया कि कैसे ये उनकी कसौटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं। जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है? जब ये योजनाओं की सारी जानकारियां उसको मिलती हैं तो उसको लगता है कि यही समय है, यही समय है हम भी कुछ करें। और जब 140 करोड़ लोगों के मन में लगता है ना ये समय है, तो देश आगे बढ़ के रहेगा। बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे, और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। तो मोदी में काशी, और आज काशी पर सौगात की बारिश का दिन है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट आज पेश होगी, दोपहर 2 बजे ये रिपोर्ट पेश की जाएगी एएसआई की तरफ से। वाराणसी जिला जज की कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी है, ये बड़ी खबर है। ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट आज जो जिला कोर्ट है वाराणसी, जिला जज की कोर्ट, वहां पर पेश होगी। एएसआई ने सर्वे इस पूरे परिसर में किया है कोर्ट के आदेश पर, और वही रिपोर्ट जो एएसआई को पेश करनी है। तो वाराणसी जिला जज की कोर्ट में आज ये रिपोर्ट पेश हो सकती है। देखिए, जो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ है, इसकी पूरी ABCD मैं आपको बताने जा रही हूं। और ABCD में क्यों कह रही हूं? क्योंकि सारी जानकारियां डिटेल में हैं यहां पर जो आप तक पहुंचाऊंगी। करीब 3 महीने तक
ये ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम चला है। मूर्तियों के टुकड़े मिलने का दावा किया जा रहा है। खंडित मूर्तियों को इकट्ठा किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। स्मृति चिन्हों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है। वो स्मृति चिन्ह जो यहाँ ज्ञानवापी परिसर में जगह जगह दरो दीवार पर देखने के लिए मिले हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है और त्रिशूल और कमल के निशान मिलने का दावा दीवारों पर किया जा रहा है। मूर्तियों के कालखंड का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। जो खंडित मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें इकट्ठा किया गया है, उनके कालखंड का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कितनी पुरानी, किस जमाने की ये मूर्तियां जो यहाँ इस खंडित अवस्था में पाई गई हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से, एएसआई की तरफ से आज ये रिपोर्ट वाराणसी जिला जज की कोर्ट में पेश कर दी जाएगी या इसको लेकर कुछ और जानकारी भी सामने आ रही है? मोहम्मद मोइन, देखिए 4 अगस्त से एएसआई ने अपना सर्वे शुरू किया था। सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन किया जाना था। ये सर्वे रिपोर्ट पिछले हफ्ते यानी 11 दिसंबर को ही कोर्ट में दाखिल की जानी थी, लेकिन एएसआई की तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि जो उनके अधिकारी हैं, जिन्होंने पूरे इस सर्वे को लीड किया था, उनकी तबीयत खराब है, लिहाजा उस दिन रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी थी। 1 हफ्ते का वक्त मांगा था जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। तो आज दोपहर 2 बजे जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी है और बहुत मुमकिन है कि आज एएसआई की तरफ से सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी उसमें मंदिर, जो विवादित परिसर है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद बताया जाता है, उसके अंदर से हिंदू धार्मिक मान्यताओं के तमाम प्रतीक चिन्ह मिले थे। स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, ओम का चिन्ह मिला था, हाथी मिला था, तमाम और चीजें मिली हुई थी, जिसके बाद ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि जो विवादित परिसर है वो पहले मंदिर था, वहां पहले पूजा अर्चना की जाती थी और उस पर कब्जा करके उसे मस्जिद बनाई गई थी। तो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट के बाद एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था। जिला जज की अदालत ने आदेश किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सर्वे को मंजूरी दे दी थी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन, नजर बनाकर रखिएगा और जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद, इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। शाही ईदगाह परिसर में सर्वे का ये मामला, जिसको लेकर पहले ही अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सर्वे होगा। अब दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में यह मामला दोबारा आएगा सामने। एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे का स्वरूप तय करने के लिए आज ये मामला आना है, जिसमें अदालत की तरफ से तय किया जाएगा कि आखिरकार सर्वे कौन करेगा, कितने समय में किया जाएगा। मतलब इस तरीके की तमाम जो सवाल हैं या डिटेल्स आप कह सकते हैं, उसको लेकर अदालत की तरफ से रूपरेखा आज तैयार कर दी जाएगी। सर्वे तो होगा, ये फैसला तो अदालत पहले ही सुना चुका है। और इस बीच आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं। ये जानकारियां इस बड़ी वॉल पर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद, इसमें देखिए हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि मंदिर को तोड़कर ईदगाह बनाई गई और मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि पूरी जमीन जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की ही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि साहब यथास्थिति जो है वो यहां पर बनाई रखी जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि 13.37 एकड़ जमीन पर पूजा पाठ की इजाजत मिले, मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। 1968 के समझौते को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। मुस्लिम पक्ष उस समझौते का जिक्र करता है, लेकिन हिंदू पक्ष सेवा संस्थान के पास समझौता करने का कानूनी अधिकार ही नहीं था, अपनी इस दलील पर कायम है, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब उसका अधिकार ही नहीं था जिसने ये समझौता किया, तो फिर समझौता का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे में अब सर्वे से ये विवाद कैसे सुलझेगा, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो तो समझिए। तो इस बीच अच्छा ये तस्वीरें आ गई हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ये काशी की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के दिन की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता रही थी कि करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री सर्ववेद महामंदिर जाएंगे, वही सर्ववेद महामंदिर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी नगरी सर्ववेद महामंदिर, जिसका उद्घाटन आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को जो कई सौगात देने वाले हैं, उसमें एक सर्ववेद महामंदिर का ये उद्घाटन भी। तो एक के बाद एक काशीवासियों के लिए आज प्रधानमंत्री तोहफों की बरसात करने वाले हैं।
जिसमें वंदे भारत ट्रेन से लेकर ग्रीनफील्ड, शिवपुर, फुलबरिया, लहरता सड़क का उद्घाटन है। वाराणसी की 20 सड़कों का सुदृढ़ीकरण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आवासीय भवनों का निर्माण की योजना है। पुलिस लाइन और पीएससी में 200 और 150 बिस्तर की योजना को आगे बढ़ाना है। 280 करोड़ की लागत वाली 69 ग्रामीण पेयजल योजनाओं को आगे बढ़ाना है। तो एक के बाद एक कई योजनाएं जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। और इसी में एक ये सर्ववेद मंदिर भी, सर्ववेद महामंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, वो भी आपको सुनवाएंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री आज भी कल की तरह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें शामिल होंगे। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री ने वाराणसी के जो परिदृश्य है उसको बदलने और वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो जीवन यापन है उसको आसान बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसी दिशा में आज भी प्रधानमंत्री की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीर सर्ववेद महामंदिर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो काशी यात्रा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र। कल प्रधानमंत्री की तरफ से अपने संसदीय क्षेत्र को कई तोहफे दिए गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। शाम में नमो घाट पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर काशी तमिल संगमम 2023 का उन्होंने उद्घाटन किया। और आज दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने सर्ववेद महामंदिर जाकर वहां उद्घाटन करके की है। और इसके बाद अब एक के बाद एक अन्य कई कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जाएंगे। देखिए, यहां महामंदिर के जो श्रद्धालु हैं उनको संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर संबोधन भी होगा। और इसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम भाग लेंगे। काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 के प्रतिभागियों के कुछ लाइव खेल कार्यक्रमों को देखने के बाद कार्यक्रम के विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद का भी यहां पर कार्यक्रम है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम लगे हुए हैं कतारबद्ध तरीके से। विभिन्न सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। तो पीएम मोदी की ये काशी को सौगात, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूं कहें कि काशी मोदीमय है। ये सर्ववेद महामंदिर के भीतर की तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। देखिए, सर्ववेद महामंदिर जो बनकर तैयार है उसी के बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। तो ये भव्य इमारत सर्ववेद महामंदिर की जो यहां बनकर तैयार की गई है। गुरु का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्ववेद महामंदिर के भीतर। एक के बाद एक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में बहुत से कार्यक्रम हैं और कुल मिलाकर 19,150 करोड़ की सौगात जो पीएम काशी वासियों को देने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि प्रधानमंत्री लगभग 10,900 करोड़ रुपए की लागत से जो निर्मित न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना है उसका भी उद्घाटन आज करेंगे। जिन अन्य रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें बलिया गाजीपुर सिटी रेल लाइन है, दोहरीकरण परियोजना, इंदारा दोहरी घाट रेल लाइन, आमान परिवर्तन योजना सहित अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। और दूसरी वंदे भारत उसकी भी सौगात पीएम मोदी की तरफ से आज काशी वासियों को दी जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्ववेद महामंदिर के भीतर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। वीरेश।
देखिए, मैं उसकी तस्वीर बाहर से भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये अपने तरीके का अलग योग मंदिर है और ये मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध बनने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री अंदर हैं और इसकी बहुत सारी खासियत है। ये 2004 से बनना शुरू हुआ था, लगभग 19-20 साल हो गए और 35 करोड़ उस समय आंकड़ा किया गया था कि इतने में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी इसकी खासियत है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो उनका इमोशनल टच है इससे, क्योंकि उनकी माताजी अंतिम समय तक स्वरवेद महामंदिर से और इस संस्थान से जुड़ी रही हैं। उनके जो बड़े भाई हैं वो भी जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले से। तो एक इमोशनल पारिवारिक संबंध प्रधानमंत्री का इस संस्था से है। और ये जो महामंदिर है इसकी बहुत सारी खासियत है। ये 64,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है और 20 से लगभग 25,000 लोग बैठकर योग साधना कर सकते हैं। अंदर कोई मूर्तियां नहीं हैं कि इसमें मूर्ति हो, मंदिर नाम है इसका, लेकिन इसमें कोई मूर्ति नहीं है। और ऐसे में योग साधना का एक बड़ा केंद्र है और ये विश्व के सबसे बड़े साधना केंद्र के रूप में आज प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। जो काशीवासी हैं और साथ साथ पूर्वांचल के लोगों के लिए लगभग 19,000 करोड़ की सौगात होगी। बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, बहुतों का शिलान्यास होगा। जो काशी के लोग हैं जब प्रधानमंत्री आते हैं उसके साक्षी बनते हैं। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं कुछ दे कर जाते हैं, लेकिन अब 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। और यहाँ से काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र की लगभग 27 लोकसभा क्षेत्र जो हैं उसको एक तरीके से प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये शैली है, वो सरकारी जो कार्यक्रम है उसके जरिए भी बहुत कुछ ऐसा संबोधन उद्बोधन करके जाते हैं और वो विशेषता भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। 3 राज्यों में सरकार। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि साहब पूर्वांचल के लिए यहाँ से एक बड़ा मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज जो दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के जरिए, और इसीलिए काशी को सौगात और ये 24 की बिसात। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश इस तमाम जानकारी के लिए।